जी बॉयस, कहाँ पे हमने कल कंप्लीट किया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स एंड अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि हम ये कहते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई की होती है और इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो कि उन्होंने शेयर किए हैं बॉन्डिंग में, उनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है इस चीज़ की। अगर हम आपने ओ लेवल में स्टडी किया होगा, ओ लेवल में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, फिर डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होगा कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दो एटम के सेंटर में जो शेयर हो रहा है और उसकी अट्रैक्शन हो विद पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर एटम। इस अट्रैक्शन को हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और डबल कोवलेंट बॉन्ड के केस में हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सेंटर में जो कि शेयर हो रही है, उनकी अट्रैक्शन और विद दी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर है। तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तो अट्रैक्शन सबसे कम जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में है, फिर उसके बाद ज़्यादा डबल कोवलेंट बॉन्ड, फिर सबसे ग्रेटेस्ट जो होगी वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा शेयर हो रहे हैं और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो हम इन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या डैश लाइन कहते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इससे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा लेवल का कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। जैसा कि हम कोई हाइपोथेटिकली बात करें कि ए और बी एटम के बिटवीन चार बॉन्ड्स बनते हों, तो ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ए और बी एटम के बिटवीन मैक्सिमम तीन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, इससे हायर लेवल का नहीं होता। और साथ में ए और बी के बिटवीन चार सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन फोर कोवलेंट बॉन्ड वाला जो इस तरह का केस है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हम एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एग्जाम्पल जो थी ओ लेवल्स पे जो की थी, मैं पहले उधर से गो थ्रू करवा देता हूँ आपको, जो कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल्स आपने ओ लेवल्स में स्टडी की थी। ये ओ लेवल्स के नोट्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में जो थी एग्जाम्पल स्टडी की थी, जिसमें दो ऑक्सीजन एटम आपस में दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर होते हैं, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन N2 के केस में दोनों एटम तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और इसके अलावा क्लोरीन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो उसके रिजल्ट में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे HCl में हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। फिर CH4 में आपने किया था जिसमें चार हाइड्रोजन एक कार्बन है, तो हर हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। फिर अमोनिया देखते हैं। अमोनिया में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और तीन हाइड्रोजन एटम्स एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। वाटर में दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दो बॉन्डिंग पेयर हैं। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन टू ऑक्सीजन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर होते हैं, तो दो बॉन्डिंग पेयर्स एक ऑक्सीजन के साथ और दो बॉन्डिंग पेयर दूसरे ऑक्सीजन के साथ। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है। इथीन आपने स्टडी किया था। इथीन में कार्बन टू कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड और कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और फिर ये लास्ट में मेथनॉल मॉलिक्यूल भी आपने स्टडी किया था, कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो आपने ओ लेवल्स में स्टडी की थी। यहाँ तक इससे का कोई क्वेश्चन बॉयस?
नो सर नहीं सेट किया। आप आते हैं ए लेवल्स के पर वापस। यहाँ पे आपको मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हम डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम मज़ीद जो सिंबल ऐड कर सकते हैं वो ये हॉलो सर्कल भी कर सकते हैं, हॉलो स्क्वायर, फील्ड स्क्वायर और ट्रायंगल में भी हॉलो एंड फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं तो हमें साथ में फिर इनके सिंबल्स भी चेंज करने होंगे, क्योंकि सिंबल्स की ही हेल्प से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। गिव मी अ मिनट प्लीज। जी बॉयस, आज लगता है काफ़ी कम बच्चे आने का इरादा रख रहे हैं क्लास में। जी आप सब इधर ही हैं, रेज योर हैंड्स प्लीज। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन का हमने देख लिया। ऑक्सीजन में हमारे पास इस तरह से शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की और डबल कार्बन बॉन्ड बनता है। फिर इसके बाद एक एग्जांपल इसको भी देख लें, ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में आप बता सकते हैं कि ये कौन सा बॉन्ड होगा, कार्बन टू कार्बन। डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन टू कार्बन सिंगल है, कार्बन टू हाइड्रोजन भी सिंगल है। और नहीं है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन टू कार्बन सिंगल। अच्छा वो ऊपर, हाँ हाँ मिस कर गया। ठीक है 3 शेयर कर रहे हैं, 1 4 होते हैं ना वैलेंस में। ठीक है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, तो कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल कार्बन बॉन्ड है इस केस पे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रूल्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसमें हम कहते हैं डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। ये आपने पहले भी स्टडी किया ही होगा। डुप्लेट रूल जिसमें हम कहते हैं कि व्हेन देयर आर an electronic configuration of 2 या when there are 2 electrons in the valence shell, तो उस रूल को हम डुप्लेट रूल कहेंगे। तो डुप्लेट रूल के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं दे आर नॉट मच एलिमेंट्स। यहाँ पे हम सिर्फ बात इन 4 एलिमेंट्स की करेंगे। हाइड्रोजन वैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो शेयर करके भी इक्वल इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसके पास भी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम एक नोबल गैस है, उसके वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके शेल में। लिथियम पीरियड नंबर 2 का है, ग्रुप 1 पीरियड 2, उसके टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन वो लूज करके लिथियम आयन बनाता है Li+। तो Li+ के ऊपर Li+ में फिर जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके एक ही शेल में। बेरिलियम ग्रुप 2 का है और पीरियड 2 का है, तो वो भी बेरिलियम जब 2+ बनाता है तो उसके भी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स वो हैं जो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, विच मीन्स हैविंग एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इन देयर वैलेंस शेल। तो इसके रिजल्ट में
जो एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ऑक्टेट में जो है वो ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो ज़्यादातर केसेस में आप ये देखेंगे कि एलिमेंट्स के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। लेकिन ऑक्टेट रूल को जो है वो कह सकते हैं वायोलेट भी किया जाता है, या एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं जिसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया जाता। तो ये 2 केसेस हैं जिसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया जाएगा। एक है एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल और दूसरा है शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 से ज़्यादा हो जाएंगे और शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट में 8 से लेस होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें एग्जांपल जो हैं वो भी हम देखेंगे A-levels में। एग्जांपल में हमारे पास SF6 है, PCl5 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। SF6 को सल्फर हेक्साफ्लोराइड कहते हैं, PCl5 को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और SO2 को हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का देखें आप, यहाँ पे आपको एक सल्फर और एक ऑक्सीजन के बिटवीन जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड है। पीछे रह गया सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में नहीं है, इनको हम कह रहे हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो काउंट करें सल्फर के इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। टेन, यस, देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फर के अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में। फिर इसके बाद PCl5 को देख लें। PCl5 में फास्फोरस का 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड है। तो फास्फोरस के अराउंड यहाँ पे आपको फिर से 5 इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। क्या सही है? 10 इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस के अराउंड। क्या सही है? यस सर। गुड। और उसके बाद फिर SF6 में देखें सल्फर के अराउंड, इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं? 12 नहीं, अच्छा हाँ वो भी है, डॉट्स भी है। 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेसिकली वो एग्जांपल थी जिसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया गया बल्कि ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखे गए हैं। इसको हम कह रहे हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, के ऑक्टेट एक्सपेंड किया जाता है। तो ये बातें जो होती हैं हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 की। सिर्फ ज़्यादातर ही यही एलिमेंट्स हैं, इन्हीं ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं जो कि ऐसा करते हैं जिनमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट देखने को मिलता है। और वो क्यों करते हैं? बिकॉज दे यूज़ अनफिल्ड P एंड D ऑर्बिटल्स। उनके पास चूँकि P और D ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं या अनफिल्ड होते हैं तो वो उनको भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए फिर उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 से ज़्यादा चले जाते हैं। इसके बाद है शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट रूल। अब शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट रूल का मतलब कि वो एग्जांपल जिसमें 8 से लेस इलेक्ट्रॉन्स हों, वो मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 से लेस हों लेकिन वो मॉलिक्यूल फिर भी एग्जिस्ट करता हो, वो मॉलिक्यूल फिर भी स्टेबल हो, ऐसे केस को हम कहेंगे शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट। तो इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं वो आती हैं BF3, AlCl3, BeCl2। तो एग्जांपल ज़रा हम डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। हमारे पास है BF3 के केस में बोरॉन के अराउंड 3 फ्लोरीन एटम है और तीनों फ्लोरीन के साथ वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बोरॉन के मतलब सराउंडिंग में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। फिर बेरिलियम के लिए हम देखें तो बेरिलियम जो है 2 एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें बेरिलियम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स
4 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। फिर एक और एग्जांपल जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड NO नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन जो है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो हमारे पास जो केस बन रहा है वो ये है कि ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कम है फिर 8 से। तो नाइट्रोजन के लिए शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें हमने बात की ऑक्टेट से कम और ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली इसकी। अब इसके बाद आगे मूव करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग। ये न्यू टॉपिक है आपके लेवल्स में। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग में जो डेफिनेशन है वो ये है कि when a covalent bond is formed in such a way that the bonding pair of electron is shared by one atom only. A covalent bond formed in such a way that the bonding pair of electron is shared by a single atom only. तो ऐसे केस में जो बॉन्ड बन रहा है covalent bond, that is called coordinate covalent bond. आपको पता है कि एक सिंपल कोवलेंट बॉन्ड के केस में 2 एटम्स अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। अगर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होगा। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा होगा वो एक ही एटम का होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल बनाई है AB की। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये रिप्रेजेंट करिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन B एटम का है। लेकिन सेकंड जो केस बनाया है इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के हैं, एक ही है। B का इसमें कोई भी नहीं है इलेक्ट्रॉन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस केस को हम कहते होते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय स्मॉल एरो। ये एरो जो होता है फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। यहाँ पे डोनर वो है जिसने इलेक्ट्रॉन दोनों अपने प्रोवाइड किए हैं फॉर शेयरिंग, वो डोनर है यहाँ पे। तो A इज द डोनर है और B यहाँ पे रेसिपिएंट है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रिसीव कर रहा है। तो अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स में भी देखेंगे किन एग्जांपल में ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और साथ में इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हमने चेक करनी है। एक रिक्वायरमेंट की ये है कि जो डेटिव बॉन्ड बनता है वो तब बनता है जब उनमें से एक एटम के पास होगा 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, एटलीस्ट 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो वो बना सकता है डेटिव बॉन्ड। जब इनमें से एक एटम के पास लॉन पेयर होगा तो वो डेटिव बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा एटम वो होगा जिसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीट होंगे, डेफिशिएंट होंगे, उसका कोई ना कोई ऑर्बिटल जो होगा वो अनफिल्ड होगा। उसका अनफिल्ड ऑर्बिटल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो रिसीव करेगा दूसरे एटम से। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फुलफिल होंगी तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और ये जो एरो होता है ये भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर से स्टार्ट होता है और ये जाता है टुवर्ड्स दी रेसिपिएंट एटम।
ये एरो जो है लॉन पेयर से स्टार्ट हो रहा है और रेसिपिएंट एटम पे एंड हो रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। और जब ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाए तो कोवलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जो नेचर है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। वो एक ही तरह से लगते हैं, देखने में एक ही तरह से लगते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क नहीं होता। तो एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे NH3 बॉन्डिंग विद द हाइड्रोजन आयन। आपको पता है NH3 जो कि एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया गैस है। इसमें नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं और नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन अपना इस लॉन पेयर को यूज़ करेगा हाइड्रोजन आयन के साथ बॉन्ड करने के लिए। मुझे अहमद जमाल आप बताओ, हाइड्रोजन आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पोजीशन में? अहमद जमाल आर यू देयर? अहमद आर यू देयर? सर इस टाइम पे उसके पास 0। यस, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो क्या बनेगा 1s0। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसलिए इसको अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करना है और वो कैसे करेगा? बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स विद द लॉन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम। तो इसके रिजल्ट में जो है बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल होगी। तो हम फिर क्या करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। नाइट्रोजन ने अपना लॉन पेयर जो है वो शेयर किया है विद द हाइड्रोजन एटम और इसके बाद ये जो प्लस चार्ज था हाइड्रोजन आयन के ऊपर, ये प्लस चार्ज बेसिकली अब इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर रिजाइड करेगा। तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव चार्ज जो है वो शो कर देते हैं। इसका एक वे ये हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंट कर रही हैं, या अगर हम लाइन डायग्राम दिखाएं, बॉन्डिंग की लाइन डायग्राम, तो उसमें हम कुछ इस तरह से करेंगे। तो प्लस चार्ज जो है वो उस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर आएगा। तो ये हो गया हमारे पास। अहमद जमाल आप वापस आ गए हो? अच्छा सर, ये प्लस चार्ज वाला क्या सीन है? प्लस चार्ज बेसिकली हाइड्रोजन आयन का जो चार्ज था वो हमने इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर शो किया है, क्योंकि प्लस चार्ज की आप कैंसिल नहीं कर सकते। हाइड्रोजन आयन का जो प्लस चार्ज है वो कैंसिल करने वाला कोई भी इसके पास नहीं है चीज़ जिससे उसको कैंसिल किया जाए। तो प्लस चार्ज जो है वो इंटैक्ट रहेगा, वो मेंटेन रहेगा। तो प्लस चार्ज फिर पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाएगा। राइट। सर वैसे हमेशा लोन पेयर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देता है या कभी एक के साथ भी होता है बॉन्ड? नहीं, लॉन पे हमेशा एक ही एटम शेयर करेगा, दूसरा एटम अपना लॉन पे तो यूज करेगा ही नहीं। अगर वो कर नहीं, जी, मतलब अगर जिस तरह इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के जो लोन पेयर में, वो अपना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट को दे और एक अगर इलेक्ट्रॉन ना किसी दूसरे एलिमेंट को दे, जो इस तरह हो सकता है या नहीं? नहीं शुबान ऐसे नहीं है। यहाँ पर उसको जो लॉन पेयर था ना, वो लॉन पेयर का मतलब ही ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए उनको लॉन पेयर कहा जाता है। एक टाइप होती है लॉन पेयर और दूसरी टाइप होती है बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, 2 टाइप्स होते हैं पेयरिंग के। तो लॉन पेयर वो होगा जब बॉन्डिंग में यूज नहीं हुआ, और बॉन्डिंग पेयर वो है जो कि बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं। मतलब वो बॉन्डिंग जब हो चुकी होती है तो फिर हमें नजर आता है कि कौन से वाले इसमें बॉन्डिंग पेयर है, और जो नहीं हो रहे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट वो लॉन पेयर बन जाते हैं। तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एग्जिस्ट करते हैं ना जिसमें ऑक्टेट भी कंप्लीट है, डुप्लेट भी कंप्लीट है। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पूरे हैं। इसको तो मज़ीद जो है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, तो
तो फिर ऐसे में हम ऐसे में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन को जिसको ज़रूरत है तो नाइट्रोजन फिर उसको दे देगा, लेकिन शेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, शेयर कर रहा है। जी सर। गिव मी अ मिनट प्लीज। ओके बॉयस। ओके, इसके बाद आगे एग्जांपल हम देखते हैं। ये जो अभी मैंने आपको करवाई है एग्जांपल अमोनिया की विद हाइड्रोजन आयन, इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ से भी देख लें। ये है अमोनिया मॉलिक्यूल और ये है HCl मॉलिक्यूल। बेसिकली HCl एक एसिड है और ये जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो उसके रिज़ल्ट में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। क्या ऐसा ही है? जी सर। हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयन है, हमने देखा इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो ये हाइड्रोजन आयन बेसिकली एम्प्टी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे फ्रॉम दी लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है इसके साथ शेयर करेगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है शेयरिंग हो रही है, तो इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बन रहा है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। और जो क्लोराइड है उसने बेसिकली हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया था, क्लोरीन के ऊपर जो था वो इलेक्ट्रॉन आ गया था हाइड्रोजन का, तो वो क्लोराइड आयन बन जाएगा। ये क्लोराइड आयन हो गया और ये अमोनियम आयन बन गया। इसको हम कहते होते हैं NH4+ अमोनियम आयन। आपने इसका पहले भी मोल्स के चैप्टर में सुना था अमोनियम आयन। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, मुझे अहमद जमाल आपका माइक ऑन है, ज़रा बोल के बताओ। जी सर। अच्छा अहमद, मुझे ये बताओ कि ये जो मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है आपको पूरे का पूरा NH4+ और साथ में क्लोराइड आयन, इसमें आपको कौन कौन से बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं? टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स। सर I'm not too sure. जो जितना श्योर है उतना बता दो। कोई एक तो बॉन्ड बताओ ना, कोई एक तो होगा। अहमद जी कोई एक बॉन्ड तो होगा, वो तो बताओ ना। ये जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है जो कोवलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड तो मुझे यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं सर, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है जी। और ये NH4 और क्लोरीन का जो है वो आयोनिक होगा। गुड, वेरी गुड, ठीक है। और उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता। ये जो मैंने एरो का बताया था, ये क्या चीज़ थी? सर मुझे याद नहीं आ रहा, मैं असल में पिछली क्लास में था नहीं। ये मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया, तकरीबन 5 मिनट पहले बताया। आप नहीं थे, मैं इसलिए आपसे पूछा। आप क्लास में आके कहीं चले गए थे, हैं अहमद? जी सर, मुझे असल में वो हेडफोन्स में मसले थे तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जी बता दो अपना। अली नवाज आप बताओ, ये एरो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है?
अली नवाज, जी रिपीट वाई, क्यों आप क्लास में अटेंटिव नहीं हो? सर हूँ एक दफा वो मैं पूछना चाहता है। जी मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। आप क्लास में अटेंटिव रोली, मैं इतना कुछ करवा चुका हूँ। मुझे एरो बस बता दो, ये एरो किस बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना बता दो। सर सर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को कर रहे हैं। गुड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुड, तो हमारे पास तीनों बॉन्ड, हमारे पास यहाँ पे तीन तरह के बॉन्ड जो हैं वो समझ में आ गए हैं। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी हैं, नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड है ये तीनों, और इसके बाद फिर इस वाले के साथ जो हाइड्रोजन के साथ बन रहा है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, और फिर बाद में इन चार्जेस की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है डेट इज दी आयोनिक बॉन्ड। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से किए जाएंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर है NH3 और BF3। NH3 का तो हमने देख लिया, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक लोन पेयर है। अब BF3 का भी आपने देख लिया था जब हम शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट की बात कर रहे थे, तो बोरॉन के अराउंड जो थे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप देख सकते हैं कि बोरॉन BF3 आल्डो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्टिल बोरॉन के पास अभी भी वैलेंसी है, वैकेंसी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिसीव कर सकता है वैकेंसी की वजह से। तो इसलिए फिर नाइट्रोजन अपने दोनों मतलब अपना लोन पेयर जो है वो बोरॉन के साथ शेयर करेगा। तो इसके रिजल्ट में मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का बनेगा। इस मॉलिक्यूल को अगर आप इसका फार्मूला लिखना चाहें तो वो बन जाएगा NH3 BF3। NH3 BF3 ये स्ट्रक्चर बन, ये इसका फार्मूला बन जाएगा इस मॉलिक्यूल का। सर वो N और B के दरमियान तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ना? जी जी, N और B के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसको आप ऐसे भी लाइन से बना दें या फिर आप इसको कुछ इस तरह से एरो के साथ भी कर दें, दोनों तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन NH3 BF3 लिख दें। इसके बाद एक बड़ी एग्जांपल जो है वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड की, और क्वेश्चन ज़्यादातर इसी के ऊपर ही बनते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड में हमारे पास जो एल्यूमिनियम है उसके चूँकि इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीट हैं, जिस तरह से BF3 के हैं, क्योंकि बोरॉन भी ग्रुप नंबर 3 का है, एल्यूमिनियम भी ग्रुप नंबर 3 का है। तो एल्यूमिनियम जब 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड करता है तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है AlCl3। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स जो AlCl3 के होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AlCl3 वो आपस में कंबाइन करेंगे, और जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो उसके रिजल्ट में Al2Cl6 बनता है। Al2Cl6 हमारे पास 2 AlCl3 मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा। और ऐसे में क्या होगा कि जो क्लोरीन एटम है उनके ऊपर तो तीन लॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो क्लोरीन अपने 3 लॉन पेयर्स को जो है वो यूज में लाएगा और वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा विद द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्यूमिनियम एटम। तो आप अब इसको कुछ इस तरह से देखें कि एक एल्यूमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल AlCl3 का मॉलिक्यूल ये वाला है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, और दूसरा मॉलिक्यूल AlCl3 का ये वाला है। अब आप देखें इसमें आपको जो नज़र आ रहा है वो ये है कि एल्यूमिनियम के तो इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है उसके एटम में, और क्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर हैं। तो 2 AlCl3 जो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, फिर उनकी बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होगी। यहाँ का क्लोरीन एटम अपना लॉन पेयर इस एल्यूमिनियम को दे रहा है, और इस एल्यूमिनियम का जो क्लोरीन है वो पहले वाले मॉलिक्यूल के एल्यूमिनियम को दे रहा है। तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो आपको जो बॉन्ड नज़र आएगा इसका 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला क्लोरीन जो है वो इसको दे रहा है, इस एल्यूमिनियम को दे रहा है, अपना लॉन पेयर शेयर कर रहा है, और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये वाला क्लोरीन जो है वो इस एल्यूमिनियम को अपना लॉन पेयर जो है शेयर कर रहा है।
तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है दो AlCl3 मॉलिक्यूल से, और ऐसे मॉलिक्यूल का जो फार्मूला बनेगा डेट इज Al2Cl6। Al2Cl6 मॉलिक्यूल है ये वाला। इसको हमने नाम दे दिया है डाइमर। डाइमर बेसिकली याद रखना, ये हम दोबारा ऑर्गेनिक में भी दोबारा हम इस वर्ड को देखेंगे, यहाँ पे भी देख रहे हैं और ऑर्गेनिक में भी देखेंगे, वहाँ पे किसी और मॉलिक्यूल के साथ इसको लिखा हुआ होगा डाइमर। डाइमर का मतलब होता है कि जब कभी दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके सिंगल मॉलिक्यूल बना दें, तो वो जो मॉलिक्यूल जो बड़ा बनेगा, द लार्जर वन, दैट larger molecule will be considered as a dimer. So Al2Cl6 dimer means a large molecule which is formed by the combination of two similar smaller molecules. That larger molecule is called dimer. So Al2Cl6 is a dimer here. तो ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द Al2Cl6। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी सर, जब मैंने क्वेश्चन पूछना है कि लोन पेयर जब एक एलिमेंट को अगर इलेक्ट्रॉन देता है, वो बीच वाली स्पेस जो खाली होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक तरफ से आ रहे होते हैं, दूसरी तरफ कोई अट्रैक्शन या कुछ नहीं होता, तो फिर उधर ओवरऑल चार्ज क्या बनता है? क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन ही अपने दे रहे होते हैं, तो वो न्यूट्रल चार्ज तो नहीं बनता। आप किस तरह की कंडीशन बता रहे हैं? मुझे केस बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं है केस आपका। जो इलेक्ट्रॉन जब दे रहे होते हैं तो एक साइड के देते हैं, दूसरी साइड के नहीं देते। मैं समझा नहीं बात आपकी। वो सर वो एक नाइट्रोजन वाली ऊपर एग्जांपल निकाल रहे हैं, जी जी जी। ये वो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाली सर, ये वाली, इसमें अब हाइड्रोजन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नाइट्रोजन से सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे दे रहे हैं, तो ओवरऑल चार्ज में सर कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो जगह न्यूट्रल तो नहीं रहती ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल तो नहीं रहते ना इस जगह पे, फिर क्योंकि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। नेगेटिव यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। याद रखना, इधर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, जो कि मैंने आपको ये बताया था कि ये नजर आ रहा है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। जी सर। तो पॉजिटिव चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर, नेगेटिव चार्ज कहीं पर भी नहीं है इधर। अब आप वो जो बीच में बॉन्ड के बीच जो स्पेस बनती है, उसमें ओवरऑल सर चार्ज क्या रहता है? मैं इस पे वो बॉन्ड के बीच में मुझे बताओ कि कौन सा बॉन्ड का बीच यहाँ पे बन रहा है? लोन पेयर और ये लोन पेयर और ये जो डेटिव बॉन्डिंग होती है, लोन पेयर और दूसरी तरफ जो खाली होता है, तो जो बीच में जो स्पेस बनती है उसमें सर क्या चार्ज होता है? अभी भी मुझे ना आपकी बात समझ नहीं आई। ये है हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया लॉन पेयर। अब इसके बीच में ये कह रहे हो, इसकी बात करना चाह रहे हो? सर, जब बॉन्ड बनता है तो बीच में जो स्पेस रहती है उस पे ओवरऑल चार्ज क्या रहता है? सर वो ये कह रहे कि देखिए हाइड्रोजन का पॉजिटिव था ना, तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, जब इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो हाइड्रोजन के चार्ज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और अगर नहीं पड़ता तो फिर जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं उनसे क्या फर्क पड़ेगा चार्ज पे? देखो मैं आपको फिर से सबको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो मॉलिक्यूल है अमोनिया यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इट इज जीरो। ऑन दी अदर हैंड हाइड्रोजन आयन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जीरो चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की कॉम्बिनेशन आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। तो राइट पे जब मॉलिक्यूल बन रहा है उसके ऊपर भी चार्ज पॉजिटिव मिलेगा, वो न्यूट्रल नहीं होगा ना ही नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज ही होगा कंप्लीट मॉलिक्यूल। चार्ज इसके ऊपर प्लस ही आएगा इस केस में। और याद रखना ये एग्जिस्ट नहीं करता अकेला। अमोनियम आयन जिसको मैं बता रहा था NH4 पॉजिटिव, ये एग्जिस्ट नहीं करता इंडिविजुअल, ये हमेशा किसी ना किसी नेगेटिवली चार्ज आयन के साथ बॉन्ड करेगा तो कंपाउंड बनेगा। अब चाहे वहाँ पे क्लोराइड आ जाए Cl नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा NH4Cl। ये एग्जिस्ट करता है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव आपस में कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं, NH4OH, एक ये भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल तो बनाने को कई ज़्यादा बन जाएंगे। तो
बात यहाँ पे कहने की ये थी, हमने सिर्फ एक्सप्लेन करना था कि नाइट्रोजन किस तरह से डेटिव बॉन्ड बना रहा है। तो नाइट्रोजन बेसिकली लोन पेयर जो है वो शेयर कर रहा है विद दी हाइड्रोजन। बात कहने लिए थी ये थी, और जो प्लस चार्ज था वो हमने यहाँ पे इंटैक्ट रखा था ऑन द अमोनियम आयन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जी सर। जी सर।